Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स बच्चों हम इसका 5th लेक्चर स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब बच्चों रेट कहते हैं स्पीड को। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन से मुराद ये है कि एंजाइम के काम करने की स्पीड। अफेक्टिंग का मतलब होता है बच्चों असरअंदाज होना। फैक्टर्स बच्चों उर्दू में अवामिल को कहते हैं। किसे कहते हैं? अवामिल को कहते हैं। अगर फैक्टर का लफज हो तो उसका मतलब होता है आमिल, ठीक है, जमा इसकी होती है अवामिल। अब बच्चों फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। फैक्टर्स बार बार जो है वो लफज इस्तेमाल करेंगे। फैक्टर्स बच्चों कहते हैं एनी फैक्ट और सिचुएशन दैट इन्फ्लुएंसेस समथिंग, कोई भी ऐसी इफेक्ट या सिचुएशन जो कि किसी चीज को मुतासिर करे या किसी चीज पर असरअंदाज हो, बच्चों उस फैक्ट या फिर सिचुएशन को हम फैक्टर कहेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर क्या है? एनी फैक्टर और सिचुएशन दैट इन्फ्लुएंसेस समथिंग, कोई भी ऐसी फैक्ट या सिचुएशन जो कि किसी चीज को मुतासिर करे, किसी चीज पर असरअंदाज हो, इसको हम फैक्टर कहेंगे। तो बच्चों हमने आज के इस लेक्चर के अंदर उन तमाम चीजों को देखना है जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को मुतासिर करती हैं, इस पर असरअंदाज होती हैं। क्लियर? तो बच्चों आए हम लेक्चर का जो है वो आगाज करते हैं। बच्चों वो लिखता है कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। आपको पता है बच्चों एंजाइम्स जो हैं वो सेल्स के अंदर काम करते हैं, ऐसे ही है ना। अब फर्स्ट करें यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। बच्चों एक सेल है और फर्स्ट करें एक एंजाइम है सक्रोज। सक्रेज एंजाइम है जिसने सक्रोज को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। सक्रेज एक एंजाइम है। अब बच्चों जो एंजाइम है ना ये अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इसकी सराउंडिंग के अंदर बच्चों कोई भी ऐसी तब्दीली आ जाए जो कि इस एंजाइम की केमिस्ट्री को बदल दे, केमिस्ट्री का मतलब यह है कि इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको बदल दे, या फिर बच्चों इस एंजाइम की शेप को बदल दे। क्योंकि बच्चों देखिए एंजाइम की जो शेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंजाइम की जो शेप है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि उसी शेप की वजह से जो एंजाइम है वो बच्चों सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करती है, और जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर जाके जाके प्रोडक्ट बनेगा। अगर एंजाइम की शेप चेंज हो गई तो बच्चों सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से जो शेप की बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पर। देखिए एंजाइम्स जो हैं वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। एंजाइम्स जो हैं वो अपने माहौल के लिहाज से जिसमें काम करते हैं बहुत ही ज्यादा हसास होते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो काम करना है, इज अफेक्टेड, वो असरअंदाज होता है बाय एनी चेंज, किसी भी ऐसी तब्दीली के जरिए दैट अल्टर्स, जो कि तब्दील कर देती है इट्स केमिस्ट्री, एंजाइम की केमिस्ट्री को, एंड इट्स 3 डायमेंशनल शेप, या जो उसकी 3D शेप होती है। कोई भी बच्चा ऐसी तब्दीली जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री या उसकी 3D शेप वो जो है वो असरअंदाज करे, ठीक है, हम कहते हैं कि ये वो एक फैक्टर है जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन या स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन को जो है वो अफेक्ट करता है। बच्चों हमने इन्हीं फैक्टर्स को आज के इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। तो बच्चों 4 हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। बच्चों वो कहते हैं कि सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट। अब बच्चों वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन इनमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले बच्चों टेम्परेचर, सेकंड है पीएच, थर्ड नंबर पे है एंजाइम कंसंट्रेशन और फोर्थ पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेम्परेचर को स्टडी करेंगे और साथ हम एंजाइम कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखेंगे ताकि आज का लेक्चर जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। इसी वजह से हम जो है वो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एंजाइम जो है ना, हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। बात आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए हैं। और उस खास टेम्परेचर को जो है वो हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है कि हर खास एंजाइम जो है वे खास टेम्परेचर के ऊपर काम करता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वे खास ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो होपफुली बच्चों आपको ये चीजें जो है वो पहले पता होंगी। तो बच्चों आए हम जो है वो लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोगों ने इसी तरह से पॉइंट्स बना लेने क्योंकि आप लोगों से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। वो आप लोगों से कहता है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे आ गया तो आप लोगों ने इसी तरह से पॉइंट्स बनाकर लिखने होंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखें पॉइंट जो बनता है वो है शेप ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों एंजाइम्स जो है ना ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ाया था बच्चों मैं आप लोगों को वो दोबारा दिखा रहा हूं। बच्चों
प्रोटीन जो है वो चार स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर है टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बच्चों आप लोगों की बुक की ही डायग्राम है जो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। अब बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स फिर आगे दो तरह की, ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, एक को हम नाम देते हैं फाइब्रियस प्रोटीन्स, एक को हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। जो फाइब्रियस प्रोटीन्स है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जबकि बच्चों जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब बच्चों चूंकि हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, तो एंजाइम या तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाएंगी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाएंगे। अब बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एंजाइम की शेप को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ये भी बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के अंदर बताया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग जाके वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोग जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बच्चों ये स्लाइड जो है ये मैंने आपको जो है वो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स में शो करवाई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स जो है वो चूंकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं तो या वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाएंगे या वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाएंगे। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर वैसे तो 3 तरह के बॉन्ड्स मौजूद थे, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 तरह के बॉन्ड्स मौजूद थे, एक था बच्चों हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स। अब बच्चों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स है ना बच्चों, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। क्या है बच्चों? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और दूसरे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप जाके वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूं। हाइड्रोफोबिक, फोबिक कहते हैं हेटर को। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बच्चों ऐसे इंटरेक्शंस होती हैं जो कि पानी के मॉलिक्यूल से नफरत की वजह से होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पानी के अंदर हल नहीं होते, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उनके आपस में जो इंटरेक्शंस होती है ना उनको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का नाम देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी डिटेल से जो है वो स्टडी कर लेंगे। आप लोगों की केमिस्ट्री के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 5 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको तफसील से आप स्टडी करेंगे तो होपफुली बच्चों आपको वहां भी समझ आ जाएगी। और बच्चों आप लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे, ठीक है। दोस्तों आए अब हम जो है वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बस यहाँ पे देखें वो कहते हैं जो शेप है ना प्रोटीन की, मैं इसको रीड कर रहा हूं। द शेप ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमिन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। बच्चों जो प्रोटीन की शेप है, अब चूंकि एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन की शेप बच्चों वो डिटरमिन की जाती है। 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब ये दोनों क्या करते हैं, दैट होल्ड्स इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन पर्टिकुलर पोजीशन। जो कि बच्चों एंजाइम्स के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या मुराद है बच्चों, एक ऐसी चेन जो कि काफी सारे अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। आपको पता है ना प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जब आपस में काफी सारे अमाइनो एसिड्स जो है मिलते हैं तो बच्चों वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्ट्रेट तो नहीं होती बल्कि इस तरह फोल्ड हुई होती है। तो वो जिस पॉलीपेप्टाइड चेन की जो शेप है, जो फोल्डिंग है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब तो आगे देखें, बोथ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर इजीली डिसरप्टेड। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी, चूंकि बच्चों ये वीक फोर्सेस हैं, आर इजीली डिसरप्टेड। ये बड़े आसानी से बच्चों इनमें खलल आ सकता है, ये बड़े आसानी से जो है वो टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं बस स्लाइट चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आ गई ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस दोनों ही बच्चों जो है वो डिसरप्ट हो सकती हैं, वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब वो बॉन्ड्स ने एंजाइम्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। जब वो बॉन्ड्स बच्चों डिसरप्ट हो जाएंगे, जब वो खराब हो जाएंगे, तो एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन की कोई मखसूस शेप नहीं होगी। जब वो कोई मखसूस शेप नहीं होगी तो एंजाइम की 3D शेप खराब हो गई। अब कोई सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच नहीं करेगा तो बच्चों रिएक्शन भी नहीं होगा। तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों आगे जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जहन में रखना है। वो कहते हैं एवरी एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम बच्चों वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट के ऊपर काम करता है, सबसे ज्यादा स्पीड से काम कर रहा होता है एक खास टेम्परेचर के ऊपर, और उस खास टेम्परेचर को बच्चों हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। जो ह्यूमन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही। आप लोगों से एमसीक्यू के हवाले से बातें पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है बच्चों। होपफुली आप लोगों को इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अब बच्चों आगे जो आप हेडिंग बनाएंगे वो होगी इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जब हम टेम्परेचर का असर देख रहे हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर,
तो हमने लो टेम्परेचर भी देखना है और हमने हाई टेम्परेचर भी देखना है। अब हम देखते हैं लो टेम्परेचर का बच्चों रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर क्या असर होता है, लो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से मुतासर करते हैं। अब बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर बच्चों कम होता है ना तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं ना बच्चों तो उन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चों यहाँ पे देखेंगे सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हैं। बच्चों मैं इसको मोड़ नहीं सकता, ठीक है, मैं इसको बेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर बच्चों यहीं पर क्या हो, यहीं पर लिक्विड हो तो आप लिक्विड की शेप को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद हैं। बच्चों अगर वही लिक्विड आइस बन जाए, बर्फ बन जाए, तो क्या आप उस लिक्विड उस बर्फ को, ठीक है, आप बच्चों मड़ोड़ कर उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब कभी भी टेम्परेचर को कम किया जाता है तो बच्चों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इंड्यूस्ड फिट मॉडल तो कहता था कि जब एक सबस्ट्रेट बच्चों एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होगा तो वो जो सबस्ट्रेट है उस एक्टिव साइट के अंदर एक चेंज को इंड्यूस करवाएगा, जबरदस्ती एक चेंज को पैदा करवाएगा। और वो जो चेंज है बच्चों वो एंजाइम की कैटालाइसिस के अंदर जो है वो हेल्पफुल होगा, एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो फिर आगे अफेक्ट करेगा। वो जो चेंज आया है ना, ठीक है, वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ज्यादा जल्दी बदल देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के करीब करीब पड़े होंगे, क्लोज होंगे। तो बच्चों सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा तो जो सबस्ट्रेट ने जो चेंज इंड्यूस करवाना है एक्टिव साइट की शेप के अंदर, वो चेंज ज्यादा कोई बेहतर तौर पर इंड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चों जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को टाइटली बाउंड नहीं कर पाएगी, टाइटली ग्रिप नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस यही बात यहां पे लिखी हुई है, वो कहता है व्हेन टेम्परेचर फॉल, जब टेम्परेचर गिर जाता है बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे, द बॉन्ड्स दैट डिटरमाइन एंजाइम शेप बिकम लेस फ्लेक्सिबल। तो वो बॉन्ड्स जो कि एंजाइम की शेप को डिटरमाइन करते हैं, एंजाइम की शेप के जिम्मेदार होते हैं बच्चों, वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। उनके अंदर जो लचक है, जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। दे डू नॉट परमिट, वो इजाजत नहीं देते दैट इंड्यूस चेंज इन एक्टिव साइट, ठीक है, उस द इंड्यूस चेंज इन एक्टिव साइट दैट इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्शन। ठीक है बच्चों, ये इंड्यूस फिट मॉडल यही कहता है ना कि जब एक सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है तो एक्टिव साइट उसको टाइटली ग्रिप कर लेती है। ठीक है, और इससे कैटालाइसिस जो है वो फिर ज्यादा मौसर तरीके से होती है। लेकिन बच्चों जब यहां पर जो बच्चों मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कम टेम्परेचर होने की वजह से, तो सबस्ट्रेट के आने की वजह से कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ज्यादा बेहतर चेंज नहीं आएगा। अब ये ज्यादा बेहतर चेंज ना आना रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चेंज नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए यही लिखता है, वो कहते हैं दे डू नॉट परमिट। अब जो कम टेम्परेचर है ना बच्चों, जब वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो इजाजत नहीं देते इंड्यूस चेंज। ठीक है, वो जो इंड्यूस चेंज, वो जो चेंज जो कि सबस्ट्रेट जबरदस्ती पैदा करवाता है एक्टिव साइट के अंदर, दैट इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्शन, जो कि एंजाइम के काम करने के लिए लाजमी होता है। ठीक है, जब उस चेंज की इजाजत नहीं देते तो रिएक्शन रेट खुद ब खुद क्या हो जाता है बच्चों, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो होपफुली आपको यहां तक जो है वो चीजों की बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर का बच्चों क्या असर होता है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों ध्यान में रखें कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस है ना बच्चों वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन मतलब उसकी मूवमेंट जो है बच्चों वो बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ती है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है। तो बच्चों अब हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और आप ये बात केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब बच्चों जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किया जाता है तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों उनकी वाइब्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब बच्चों अगर ये जो टेम्परेचर है, फर्ज करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पहले टेम्परेचर था, अब हमने 10 से कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों, वाइब्रेशंस बढ़ी। लेकिन ये वाइब्रेशंस बच्चों फायदेमंद होंगी, इससे जो एंजाइम का रेट है ना, जो एंजाइम के काम करने की स्पीड है वो ज्यादा बेहतर होगी। 20 से आपने कर दिया 30 डिग्री बच्चों, इससे भी ज्यादा बेहतर होगी। 30 से आपने 35 डिग्री कर दिया, स्पीड ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ जाएगा। 35 से आपने 37 डिग्री कर दिया, स्पीड ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे आप 37 से मजीद बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है ये खास हद तक ही एंजाइम बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इतनी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे कि वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे
और वो बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों क्या करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, उनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं, वो भी डिसरप्ट होना, वो भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से बच्चों एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो सकता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पे देखें, वो कहते हैं व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, एक खास हद तक बढ़ाया जा रहा है, तो फिर क्या होता है, द हीट एड्स इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड सो रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड। बच्चों जो हीट है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ऐड होती जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि बॉन्ड्स को डिस्टेबलाइज करवाने के लिए चाहिए। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी। अब फर्ज करें बच्चों, एक ए मॉलिक्यूल ये है और ये बी है, अभी दोनों आपस में इस बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। अब जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इनकी मूवमेंट बढ़ेगी। जब इनकी मूवमेंट बढ़ेगी तो इस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इन बॉन्ड्स को तोड़ना क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जब एक खास हद तक टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो हीट है ना बच्चों, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ऐड होती जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो बॉन्ड्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए चाहिए होगी, उसके अंदर ऐड होती जाएगी। जब जाहिर सी बात है, जब बच्चों हीट एनर्जी बाहर से मिल रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी जब जल्दी पूरी हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी हो जाएगा। तो रिएक्शन रेट जो है वो एक्सेलरेटेड, जो रिएक्शन की रफ्तार है बच्चों वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीट आल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स। ये जो हीट है ना बच्चों, ये सबस्ट्रेट और काइनेटिक जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ा देती है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर के। ठीक है, तो असल में बच्चों ये सब मैस भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। चेंज क्या होती है, वेलोसिटी। जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है। तो हीट है बच्चों, ये क्या करती है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इट कॉजेज देम टू मूव रैपिडली, तो वो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो क्या करेंगे, वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं। जो एक दिन हम क्लास में बैठे हुए थे तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, तो वो यही समझा रहे थे कि किस तरह से जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो सडनली जो है वो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने काफी बहरहाल समझाया कि बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन स्टूडेंट को समझ नहीं आई। ठीक है, तो फिर जब किसी भी तरीके से स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो फिर उन्होंने इस तरह से समझाया कि बेटा जो है, मैं अगर लोहे का रॉड ले लूं, एक सरिया ले लूं, और उसको मैं फिर क्या करूं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गर्म करूं, और गर्म करने के बाद मैं उसको आपके पीछे लगा दूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से भाग कर जाएंगे, दौड़ कर जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मैंने आपका टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बस यही काम जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ होता है कि जब कभी भी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब वो तेजी से मूव कर रहे होते हैं, थर्स दे कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली। अब बच्चों जब मॉलिक्यूल्स तेज से मूव कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जब ज्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे बच्चों तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। मिसाल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पे ए और बी के दरमियान बच्चों बॉन्ड है और हमने ए का बॉन्ड जो है वो बी के साथ खत्म करके हमने सी के साथ बनाना है। अब बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो हीट ऐड होगी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ऐड होगी, बॉन्ड्स जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और ए और बी बच्चों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ए, बी और सी इन तीनों की बच्चों क्या है, वाइब्रेशंस जो हैं वो ज्यादा हुई हैं, ज्यादा तेज से मूव कर रहे हैं। जब ज्यादा तेज से मूव कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि ए और सी आपस में ज्यादा अच्छे तरीके से टकराएंगे। ज्यादा मरतबा टकराएंगे तो जाहिर सी बात है ए और सी जब ज्यादा टकराएंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों आगे जो आप हेडिंग बनाएंगे वो है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। बच्चों यहां पे देखें, वो कहते हैं व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से कहीं ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या होता है, द हीट एनर्जी इंक्रीजेस द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। ये जो हीट एनर्जी है ना, वो एंजाइम मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। व्हेन वाइब्रेशंस बिकम टू वायलेंट, जब एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर जो अमीनो एसिड्स की वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, बहुत ही तेज से जब वो वाइब्रेट करते हैं तो बॉन्ड्स कैन नॉट होल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द प्रॉपर पोजीशन। तो मैंने अभी आपको दिखाया थे ना, बॉन्ड्स जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करके रखते हैं, तो वो अब उनकी ताकत से बाहर की बात हो जाती है, वो मजीद उनको पकड़कर नहीं रख सकते उन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, तो फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो जो एंजाइम्स का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है बच्चों, एंजाइम का वो लॉस्ट, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, और बच्चों ये जो फिनोमिना है इसको हम किसका नाम देते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का नाम देते हैं। जाहिर सी बात है जब एंजाइम का 3D शेप खत्म हो गई है
तो बच्चों अब उसकी एक्टिव साइड की कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, तो सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड नहीं करेगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो बच्चों रिएक्शन भी नहीं होगा। तो सडनली क्या होता है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अचानक से कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखें वो कहते हैं इट रिजल्ट्स, इसके नतीजे में क्या होता है ना, रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जो एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है उसमें अचानक से बहुत शिद्दत से जो है वो कमी आती है। एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली, और वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो सकता है, रिएक्शन रेट जो है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे एंजाइम्स की जो बच्चों 3D शेप है वो खराब हो गई है, तो कोई एक भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर? तो वैसे यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। प्रोटीन्स जो है ना वो देखें, एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स इस तरह से बनती हैं। पहले अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर यहाँ पे बच्चों वो इस तरह से फोल्ड होते हैं, फिर वो मजीद फोल्ड होते हैं, और फिर 2-3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इस तरह से मिलती हैं। ठीक है, इनके दरमियान मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जो ज्यादा टेम्परेचर होता है तो असल में अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जब इतनी तेज से वाइब्रेट करते हैं कि एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो एंजाइम की जाहिर सी बात है पॉलीपेप्टाइड चेन की जो शेप है बच्चों वो मेंटेन नहीं रह सकेगी। ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम की जो नेचुरल शक्ल ही बरकरार नहीं रहेगी। तो बच्चों इसी को तो हम नाम देते हैं डीनेचरेशन, मतलब जो उसकी नेचुरल शेप है उसका खत्म होना, उसका खराब होना, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहां तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बच्चों ये ग्राफ आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आप लोगों ने इस ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के जो है वो मार्क्स होंगे अगर आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो बच्चों आप लोग जो है वो इस ग्राफ को लाजमी ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों यहां से टेम्परेचर से आप लोगों से जो है वो कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है व्हाट इज डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की डिनेचरेशन क्या है। ठीक है, तो मैंने जो आपको हेडिंग बनवाई थी आप लोग हेडिंग लिखेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, और दोनों के साथ बच्चों आप ये ग्राफ लाजमी तौर पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखें बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया 10 से 20 किया, 20 से 30 किया, 30 से 40, 30 से यहाँ पे 35 तक किया, तो बच्चों जो एंजाइम की जो रेट है, जो स्पीड है बच्चों देखें, रेट ऑफ रिएक्शन ये स्पीड है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, बढ़ी। और फिर एक वक्त आया मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, जहां पे एंजाइम की जो स्पीड थी वो मैक्सिमम थी, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जो कि ह्यूमंस के केस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर जब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से मजीद टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो बच्चों यहाँ पे ये जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इन बहुत ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपनी असली शक्ल को होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। एंजाइम की जो अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है। क्लियर? तो आप लोगों ने बच्चों इस ग्राफ को लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है। अब बच्चों इसके बाद जो है वो पीएच को जो है बच्चों हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम जो है बच्चों वो थर्ड फैक्टर को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आए हम एंजाइम कंसंट्रेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमने एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की जो तादाद है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर होता है, हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। तो बच्चों आए हम जो है उसको रीड करते हैं। बच्चों वो कहते हैं एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट एंड अ स्मॉल, एंजाइम्स जो है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, मौसर होते हैं। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स कैन कैटालाइज रिएक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट अगर बहुत बड़े पैमाने पर भी मौजूद है, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, तो बहुत थोड़ी एंजाइम्स की मिकदार जो है बच्चों वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करवा सकती है, कैटालाइज करवा सकती है। बच्चों अगर आप चाहें तो आप इस लाइन को जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। आप यहां से जो है वो इस पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप यहां से लिखें, द ओवरऑल रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। बच्चों देखें इसका क्या मतलब है, बच्चों एक ऐसा रिएक्शन जिसको एंजाइम कंट्रोल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंजाइम की कंसंट्रेशन के। शर्त यह है कि सबस्ट्रेट जो है बच्चों वो अनलिमिटेड होना चाहिए, सबस्ट्रेट की जो है वो कोई खास कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूं। मुझे फर्ज करें कि जो है मुझे टारगेट मिल गया है कि मैंने जो है वो 10,000 बर्गर्स तैयार करने हैं। कितने? 10,000 बर्गर्स तैयार करने हैं। अब बच्चों 10,000 बर्गर्स तैयार करने हैं, मैंने क्या किए बच्चों, मैंने जो है वो 100 टेबल्स लगा दिए। 100 टेबल मैंने लगा दिया, एक टेबल के ऊपर बर्गर बनाने का सारा सामान मौजूद है। अब बच्चों मैंने 100 टेबल लगा दी है। ठीक है, अब बच्चों अब मैंने क्या किया, मैंने बंदे बुलाए हैं। अब बंदे हैं बच्चों 10, टेबल्स कितने हैं, 100 लगे हुए हैं, बंदे 10 हैं। अब बच्चों 10 बंदों में से हर बंदा एक एक टेबल के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा और बर्गर बनाना शुरू करेगा। अब एक बंदे को एक बर्गर बनाने में फर्ज करें 5 मिनट लगते हैं, तो बच्चों 10 बंदे हैं। ठीक है, अब 10 बंदे 5 मिनट बाद कितने बर्गर बनाएंगे बच्चों, 10 बनाएंगे ना। एक बंदा जो है वो एक बर्गर बनाएगा 5 मिनट में, दूसरा भी इसी तरह, तो 10 बंदे जो है बच्चों वो 5 मिनट बाद 10 बर्गर बनाएंगे। टेबल मेरे पास जो है वो 100 के करीब है। अब बच्चों फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 10 बंदे मैं और ले आया। अब बच्चों टेबल 100 के करीब है।
अब 10 बंदे पहले थे और टेबल्स मेरे पास बेतहाशा पड़े हुए हैं, तो 10 बंदे आके मजीद नए टेबल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो अब बच्चों अब की बार 5 मिनट के बाद कितने बर्गर्स बनेंगे? पहले बंदे थे 10, तो 5 मिनट बाद बर्गर बन रहे थे 10। अब बंदे हो गए हैं 20, तो 5 मिनट बाद बर्गर कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। मैं बच्चों फर्ज करें मैं 20 बंदे और ले आया, अब बंदे हो गए हैं जो बर्गर बनाने वाले हैं वो है 40। क्या है? 40 टेबल्स मेरे पास अभी भी बहुत बेतहाशा टेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 100 के करीब टेबल्स हैं। 40 बंदे आ गए, तो हर बंदा एक एक टेबल के ऊपर खड़ा हो जाएगा। अब 5 मिनट बाद बर्गर कितने बनेंगे? 40। मैंने बंदे कर दिए 80, ठीक है। तो अब बच्चों 5 मिनट के बाद बर्गर कितने बनेंगे? 80 बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों फर्ज करें मैंने बंदे कर दिए 100, तो 5 मिनट के बाद बर्गर्स कितने बनेंगे? 100। एक एक बंदा एक एक टेबल के ऊपर आ जाएगा। अब बच्चों मैंने बंदे कर दिए 110। कितने कर दिए? 110। टेबल्स कितने थे मेरे पास? 100 थे, 100 थे। बंदे कितने हैं? 110। अब एक एक बंदा बच्चों क्या होगा? एक एक टेबल के ऊपर आ जाएगा, 100 बंदे आ जाएंगे, लेकिन वो जो इजाफी 10 बंदे हैं वो किसी भी खाते में नहीं आएंगे, वो किसी टेबल के ऊपर जब आएंगे नहीं, तो बच्चों क्या वो रिएक्शन को बढ़ाने में, क्या वो बर्गर बनाने के अंदर कोई रोल प्ले करेंगे? नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बच्चों बर्गर बनाने के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो बच्चों अब इसमें जो बर्गर बनाने के जो टेबल्स हैं जिसके ऊपर बर्गर बनाने का सामान पड़ा है वो सबस्ट्रेट है, और वो बंदे क्या है बच्चों? वो इंजाइम है, ठीक है। अगर आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो बच्चों अनलिमिटेड है, सबस्ट्रेट का मतलब टेबल आपके पास बेतहाशा है, हजारों की तादाद में टेबल लगे हुए हैं, तो अब बच्चों इंजाइम की रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। 110 बर्गर है बच्चों, वो भी कितने बनेंगे? वो भी 110 बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब बच्चों अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो लिमिटेड है, टेबल्स हमारे पास 100 ही हैं। अब इधर से हमने बंदे इंजाम जो है वो 110 कर दिए, 120 कर दिए, लेकिन उसका मजीद रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं होगा। तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो तो इंजाम की कंसंट्रेशन बढ़ाते नहीं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन महदूद हो तो बच्चों मजीद जब इंजाइम की कंसंट्रेशन हम ऐड करेंगे तो बच्चों उस इंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए कोई सबस्ट्रेट मौजूद नहीं होगा, तो वो रिएक्शन की रफ्तार भी मजीद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखें यही लिखा हुआ है कि जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम के ऊपर, जो कि खास वक्त के अंदर मौजूद है। और कब? अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो अनलिमिटेड है। अब बच्चों यहां पे देखें वो कहते हैं व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जब बच्चों एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाई जाती है, देयर आर मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड मोर एक्टिव साइट्स, ज्यादा एंजाइम मॉलिक्यूल्स होंगे और ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगे। सो मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड विद न्यू एक्टिव साइट्स, तो बच्चों होगा क्या कि ज्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नई एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड करेंगे एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि टेबल्स हैं वो बेतहाशा हैं, 10 बंदे थे पहले, फिर मैंने 20 कर दिए। अब जब मैंने मजीद एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया तो बच्चों वो एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट की तादाद को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। जिस तरह 10 बंदे ऐड किए, 10 बंदे जो है वो टेबल तक आएंगे, फिर बर्गर बनाने की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर बच्चों क्या हो? एट लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो बहुत ही महदूद है, तो फिर क्या होगा? इफ एंजाइम कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को बच्चों बढ़ाते ही चले जाएं बट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सेम हो, नो मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विद अटैच विद एंजाइम, तो बच्चों जो मजीद ऐड होने वाले एंजाइम उसके साथ कोई भी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना कि मेरे पास 100 टेबल थे तो 100% जो थे वो एक एक टेबल के ऊपर आकर खड़े हो गए, मैंने जो थे वो बंदे 110 कर दिए, 120 कर दिए, तो अब जो टेबल ही 10 हैं, सबस्ट्रेट ही 10 हैं, मजीद इंजाइम्स ऐड करेंगे तो उन इंजाइम्स के एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो रिएक्शन की रफ्तार भी मजीद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वो कहता है सो द रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टेज कांस्टेंट, वो मुस्तकिल रहता है, डज नॉट इंक्रीज फर्दर, वो मजीद नहीं बढ़ता, ठीक है। बच्चों आए अब हम इसको जो है वो ग्राफ से देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों देखें इंजाइम कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, इंजाइम कंसंट्रेशन को बच्चे बढ़ाते जाएं, ठीक है। अगर आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो अनलिमिटेड है तो ये बढ़ती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास सबस्ट्रेट की एक तादाद अचीव हो जाती है, सबस्ट्रेट आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, तो बच्चों जब जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनकी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट सारे के सारे आकर अटैच हो जाते हैं, तो आप जब मजीद एंजाइम डालते जाएंगे तो उनके लिए बच्चों कोई भी सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। नो मोर सबस्ट्रेट टू अटैच विद एंजाइम, एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए कोई मजीद सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप लोगों ने इसके ग्राफ को भी लाजमी ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी 2 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।